हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 105 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1 फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1700 CE के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एग्जामिन ब्रीफली द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें मुगल साम्राज्य के जमीन के कर प्रणाली के बारे में लिखना है। मतलब हमें बताना है कि मुगल्स ने कैसे कर वसूल किया, किस सिस्टम पर यह बेस्ड था, अकबर के दौर में क्या रिफॉर्म्स हुए और इसका प्रभाव कृषि और लोगों पर क्या पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन, मुगलन का लैंड रेवेन्यू सिस्टम उनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके जरिए हे राजाओं और फौज का खर्चा चलता था। अकबर के दौर में राजा टोडरमल ने इस सिस्टम को बहुत व्यवस्थित और नया रूप दिया। ये सिस्टम इतना बेहतर था कि इसने देश के हर खेत और गांव को एक प्रशासनिक संरचना में जोड़ दिया। मुगल साम्राज्य की ताकत इसी प्रभावी कर प्रणाली पर टिकी थी। मेन बॉडी। 1. पिछला संदर्भ और सिस्टम का आधार। मुगल सिस्टम पहले के दिल्ली सल्तनत के IQTA सिस्टम से प्रेरित था। उस समय जमीन है धन का मुख्य स्रोत थी और कर फसल के हिस्से के रूप में लिया जाता था। आमतौर पर फसल का 1/3 हिस्सा 1/3 सरकार को देना पड़ता था। ये सिस्टम सिर्फ कर वसूली नहीं बल्कि जमीन के मैप, उत्पादकता और व्यवस्थापन का भी एक तरीका था। 2. अकबर के राज में टोडरमल के रिफॉर्म्स। अकबर के दौर को मुगल राजस्व व्यवस्था का सुनहरा युग माना जाता है। राजा टोडरमल ने जब्ती या दहसाला सिस्टम लागू किया, जिसके मुख्य फीचर्स थे जमीन का मैप, NI दहसाला, हर खेत का मैप बीघा के हिसाब से किया गया। जमीन की श्रेणियां, जमीन को अच्छी, मध्यम और कमजोर उत्पादकता के हिसाब से डिवाइड किया गया। उत्पादन का औसत, पिछले 10 साल के औसत उत्पादन और दाम के हिसाब से कर निर्धारित किया गया। राजस्व अंश, फसल के 1/3 हिस्सा को सरकार का हिस्सा बनाया गया जो कैश में देना होता था। रिकॉर्ड कीपिंग, हर गांव और किसान के रिकॉर्ड रखे गए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस सिस्टम ने मुगल एम्पायर को मजबूत आर्थिक आधार दिया और लोगों पर अत्याचार कम हुआ। 3. अधिकारी और उनका कार्य। दीवान, प्रांत स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। आमील, अमालगुजर, जिले के रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदार। कानूनगो, जमीन के रिकॉर्ड संभलता और किसानों को सरकार से जोड़ता। पटवारी, गांव स्तर पर फसल और जमीन के डिटेल्स लिखता था। जमींदार, लोकल अध्यक्ष होते थे जो कर वसूल करते और कानून व्यवस्था बनाए रखते। इन सब के साथ मिलकर ये पूरा सिस्टम चलाया जाता था। 4. प्रभाव और मूल्यांकन, इस सिस्टम ने एम्पायर के अंदर एक समान और स्पष्ट कर प्रणाली स्थापित की। इसने कृषि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया। परंतु समय के साथ अधिकारियों की भ्रष्टाचार और अत्यधिक कर वसूली से किसानों को दिक्कत हुई। अकबर का सिस्टम आदर्श था, लेकिन उसकी सफलता अधिकारियों की ईमानदारी पर निर्भर करती थी। ब्रिटिश पीरियड में भी इसी के आधार पर जमींदारी, रायतवारी और महलवारी सिस्टम्स बनाए गए। कंक्लूजन, मुगलन का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, खासकर अकबर का दहसाला रिफॉर्म, भारत के मध्यकालीन कृषि प्रशासन का आधार था। इसने सरकार और किसानों के बीच एक संतुलन बनाया। हालांकि बाद में इस सिस्टम में कुछ कमियां आई, पर इसका प्रभाव आने वाली सदियों तक बना रहा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Who were Balutedars? Discuss their role and function in the agrarian society of the medieval Deccan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बलूटेदार कौन थे, उनका काम क्या था और उन्होंने मध्यकालीन डेक्कन के गांवों के कृषि समाज में कैसे योगदान दिया। इसमें उनके काम, सामाजिक स्थिति और आर्थिक महत्व के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, बलूटेदार शब्द महाराष्ट्र और डेक्कन के गांवों में उन लोगों के लिए उस होता था जो गांव के लिए कुछ ना कुछ सेवा देते थे, जैसे कि लोहार, सुतार, कुम्हार, बाबा आदि। बालुथा का मतलब होता है उनकी सेवा के बदले मिलने वाला अनाज या उपज का हिस्सा। ये लोग गांव के आर्थिक और सामाजिक जीवन का जरूरी हिस्सा थे।
उनका सिस्टम पूरे गांव को एक सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में पूरा समाज बनाता था, जहां सब एक दूसरे पर निर्भर थे। मेन बॉडी। एक, बलूटेदार सिस्टम का अर्थ और उत्पत्ति। बलूटेदार प्रणाली एक पारंपरिक सेवा सिस्टम था जो मध्यकालीन डेक्कन में बहुत चलती थी, खासकर मराठा समय में। बालुथा का अर्थ था अनाज का वो हिस्सा जो सेवा देने वाले लोगों को दिया जाता था। इस सिस्टम की जड़ें प्राचीन भारत के सामाजिक व्यवस्था में थी, जहां हर व्यक्ति अपनी कला या काम से समाज के लिए योगदान देता था। इसने गांव के लोगों में परस्पर निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस का संबंध बनाया रखा। 2. बालुटेदार सिस्टम के अंग। इस सिस्टम में आमतौर पर 12 पारंपरिक सेवा देने वाले व्यक्ति शामिल होते थे, जिन्हें 12 बलूटेदार कहा जाता था। ये थे जोशी, ज्योतिष, गुरव, मंदिर सेवा करने वाला, नावी, हज्जाम, कुम्हार, सुतार, बढ़ाई, लोहार या लोहे का काम करने वाला, माली या बागवान, चंभा, मोची, दौर, चमड़ा कमाने वाला, मान, चौकीदार या वॉचमैन, महार, मैसेंजर या सफाई कर्मचारी, सोना चांदी का काम करने वाला। ये सब अपने अपने काम से गांव के जीवन को चलते थे। 3. कृषि समाज में उनका योगदान। बलूटेडर्स गांव के हर पहलू को चलने में मदद करते थे। आर्थिक योगदान। किसान के लिए औजार बनाना, घर बनाना, मटके बनाना और सिंचाई के काम में मदद करना। सामाजिक योगदान। शादी विवाह जैसे संस्कारिक कामों में सेवा देना, मंदिरों और सामाजिक कार्यों में भाग लेना। प्रशासनिक योगदान। महार और मान जैसे लोग गांव के संदेश ले जाते, चौकीदारी करते और कभी कभी कर जमा करने में मदद करते थे। उन्हें सेवा के बदले बालुथा के रूप में अनाज मिलता था, पैसे नहीं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था ग्रेन बेस्ड रहती थी और सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। 4. सामाजिक और आर्थिक महत्व। बलूटेदार सिस्टम से गांव पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट रहता था। हर व्यक्ति या वर्ग एक दूसरे पर निर्भर था, किसान अन्न देता था और बलूटेदार सेवा। इस सिस्टम में जाति और पेशा पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें हर काम वंश परंपरा से चलता था। ये सिस्टम स्थिरता और नियमित रोजगार देता था, लेकिन ब्रिटिश समय में जब नगद अर्थव्यवस्था आई तो यह सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। कंक्लूजन। अंत में, बलूटेदार मध्यकालीन डेक्कन के गांवों का एक आवश्यक हिस्सा थे। उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और व्यवहारिक प्रणाली को बनाए रखा। इनका सिस्टम दिखाता है कि भारत के गांव पहले कितने स्वयंपूर्ण और परस्पर सहायक थे। बाद में आर्थिक बदलावों के साथ ये सिस्टम गिरता गया, लेकिन इसका इतिहास आज भी गांव की पारंपरिक व्यवस्था का दर्पण है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. To what extent did artificial means of irrigation stimulate the production process during the medieval period? Examine in the light of various techniques used to lift water for irrigation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मध्यकालीन भारत में मानव निर्मित सिंचाई प्रणालियों ने कृषि उत्पादन को कितना प्रभावित किया। साथ ही हमें अलग अलग तरह के पानी उठाने और सिंचाई के उपकरणों जैसे कुआं, तालाब, नहर और पर्शियन व्हील के उपयोग के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिंचाई हमेशा से भारत की कृषि का मूल आधार रही है। मध्यकालीन समय में जब बारिश पर पूरी तरह निर्भर रहना संभव नहीं था, तब मानव निर्मित सिंचाई के साधन जैसे कुआं, तालाब, नहर और पानी उठाने वाले यंत्र बहुत महत्वपूर्ण बने। मुगल और स्थानीय शासकों ने भी सिंचाई व्यवस्था के विकास पर ध्यान दिया, जिससे उत्पादन बढ़ा और खेती ज्यादा स्थिर हुई। मेन बॉडी। 1. मध्यकालीन भारत में सिंचाई का महत्व। खेती उस समय लोगों का मुख्य जीविका साधन थी। बारिश के अनिश्चित होने के कारण सिंचाई प्रणालियों का विकास आवश्यक था। सिंचाई से 2 या 3 फसलों की खेती संभव हुई और कैश क्रॉप्स जैसे गन्ना, कपास और नील का उत्पादन बढ़ा। उदाहरण, पंजाब और गंगा के मैदानों में सिंचाई व्यवस्था ने सूखे मौसम में भी खेती संभव बनाए। 2. प्रमुख मानव निर्मित सिंचाई के साधन। ए. कुआं और बावली। कुआं, वेल, सबसे आम सिंचाई का साधन था। बावली, स्टेपवेल, न केवल पानी का स्रोत थी बल्कि सामाजिक मिलन स्थल भी थी। सूखे इलाकों में कुआं पानी का विश्वसनीय साधन बना। बी. तालाब और रिजर्वॉयर्स। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में तालाब सिंचाई बहुत प्रचलित थी। तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाया जाता था। राजा, मंदिर और गांव की समिति मिलकर इन तालाबों का निर्माण और देखभाल करती थी।
उदाहरण, चोला और विजयनगर शासकों ने बड़े तलब बनवाए जैसे वीरानाम टैंक। सी, नहर, कनाल्स। उत्तर भारत में नदियों से पानी मोड़कर खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें बनाई गई। फिरोज शाह तुगलक और अकबर जैसे शासकों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिरोज शाह ने यमुना कैनल बनवाई जो दिल्ली और हिस्सर के क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करती थी। डी, पानी उठाने के यंत्र। पर्शियन व्हील, साकिया, चरस, लेदर बकेट और घाटी यंत्र जैसे यंत्राओं का उपयोग पानी उठाने के लिए होता था। पर्शियन व्हील ने लगातार पानी उठाने और बड़े खेतों को सींचने में मदद की। ये तकनीक मुगल समय में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। 3, शासन और समाज का योगदान। राजाओं ने सिंचाई प्रणालियों को जन कल्याण का काम समझा और इसमें धन लगाया। कई बार खेती करने वालों को सिंचाई की देखभाल पर कर में छूट दी जाती थी। दक्षिण भारत में गांव की सभा और सभा सिंचाई के तलब और चैनल्स को मेंटेन करती थी। 4, कृषि उत्पादन पर प्रभाव। सिंचाई के विकासों से फसलों का उत्पादन बढ़ा और लोगों का जीवन स्थिर हुआ। कई नए क्षेत्रों में खेती संभव हुई और खाद्य सुरक्षा बनी रही। मुगल समय में कर व्यवस्था भी इसी बढ़ते उत्पादन पर आधारित थी। लेकिन हर जगह इसका प्रभाव समान नहीं था। कुछ स्थल पानी की कमी और रखरखाव के अभाव से प्रभावित रहे। कंक्लूजन, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्यकालीन दौर में मानव निर्मित सिंचाई प्रणालियों ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी। कुआं, तालाब, नहर और पर्शियन व्हील जैसे साधनों ने खेती को निरंतर और लाभदायक बनाया। ये व्यवस्था भारत के ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बनी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. What was the role of women in the production process during the medieval period? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं ने आर्थिक उत्पादन में क्या योगदान दिया। हमें बताना है कि उन्होंने कृषि, हाथ के कामों, घर के उत्पादन और शहरी अर्थव्यवस्था में कैसे भाग लिया। साथ ही ये भी दिखाना है कि उनका काम अक्सर इनविजिबल लेबर के रूप में था जिसका जिक्र लिखित इतिहास में कम मिलता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन दौर 8 to 18 सेंचुरी तक में महिलाओं का योगदान भारत के उत्पादन प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्हें अधिकतर इतिहास में नजरअंदाज किया गया। समाजपत्री सत्तात्मक था, फिर भी महिलाओं ने कृषि, हाथ के कामों और घरेलू उद्योगों में मुख्य भूमिका निभाई। उनका काम अक्सर बिना लिखे या बिना पैसा मिले होता था, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए उनका योगदान अनिवार्य था। मेन बॉडी। 1, कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। खेती में सहभागिता। गांवों में महिलाओं ने बिजाई, निंदाई, कटाई और फसल काटने तक सब काम किए। पशुओं की देखभाल भी उनका काम था जो कृषि के लिए जरूरी था। घरेलू उत्पादन। महिलाएं अनाज संभालती, खाद्य सामान बनाती और दूध, दही जैसे उत्पादन करती थी। अदृश्य श्रम। उनका काम लिखित रिकॉर्ड में नहीं मिलता, इसलिए उनका आर्थिक योगदान अक्सर इनविजिबल लेबर कहलाता है। 2, हाथ के कामों और कॉटेज इंडस्ट्रीज में योगदान। कपड़ा उद्योग। महिलाएं स्पिन करने, सूता कटने, बुनाई, रंगाई और एम्ब्रॉयडरी में लगी रहती थी। ये काम ज्यादातर घर से होता था। दिल्ली, बेंगल जैसे शहरों में उनका योगदान कपड़ा निर्माण में महत्वपूर्ण था। हुनर और घरेलू उद्योग। मिट्टी के बर्तन, छोटी ज्वेलरी, तेल निकलना, गुड़ बनाना जैसे कामों में भी महिलाओं का योगदान था। बाजार और संघ में भागीदारी। व्यापारी संघ पुरुषों के अधीन थी, लेकिन कई महिलाएं परिवार के साथ मिलकर वर्कशॉप में काम करती थी। 3, शहरी और व्यावसायिक गतिविधियों में भूमिका। शहरों में काम। महिलाएं नौकरानी, बाजार में विक्रेता और छोटी व्यापारी के रूप में काम करती थी। कुछ लिखित साधन उनके बाजार में वस्तु बेचने का उल्लेख करते हैं। अमीर घराने की महिलाएं। कुछ रानियों और अमीर परिवार की महिलाओं के पास अपनी जमीन थी जिसे वे स्वयं संभालती थी। मुगल काल में कुछ महिलाओं ने कारखानों और इमारतों को पैट्रोनाइज भी किया। मंदिर और संस्थाओं से संबंध। मंदिर की महिलाएं, जैसे देवदासियां, मंदिरों की जमीन और आर्थिक क्रियाओं में भाग लेती थी, जिससे धार्मिक संस्थाओं को आय प्राप्त होती थी। 4, सामाजिक और आर्थिक सीमाएं। पुरुष प्रधान व्यवस्था। महिलाओं के पास जमीन या संपत्ति पर मालिकियत नहीं होती थी, उनका श्रम पुरुष प्रधान प्रणाली के अधीन था। क्षेत्रीय अंतर। दक्षिण भारत में महिलाओं को थोड़ा अधिक आर्थिक स्वतंत्रता थी, जबकि उत्तर भारत में सामाजिक बंधन अधिक कठोर थे। फ्यूडल व्यवस्था का प्रभाव।
फ्यूडल व्यवस्था के आने से महिलाओं की सीधी भागीदारी घटती गई और उनका काम और भी परिवार के नियंत्रण में गया। कंक्लूजन। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने खेती, हाथ के कामों और शहरी अर्थव्यवस्था को जीवित रखा, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण उनके काम को पहचान नहीं मिल सकी। उनका श्रम इतिहास के यूएस पहलू को दिखाता है, जहां जेंडर एक महत्वपूर्ण आर्थिक श्रेणी के रूप में उभरता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. KHWND Kasta Peasants. B. Alauddin Khalji's market control measures. C. Medieval bridge. D. Textile technology. Question explanation. इस सवाल में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जो मध्यकालीन भारत के आर्थिक जीवन से जुड़े हैं। खेती, KHWND कस्टा पेजेंट्स, सरकारी बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खलजी, सार्वजनिक निर्माण, ब्रिज, और औद्योगिक तकनीक, टेक्सटाइल। हमें इन सब पर संक्षिप्त परंतु गहरा विश्लेषण देना है जिससे समझ आए कि इनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत 13 to 17 सेंचुरी में अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए। खेती, व्यापार, सरकारी नियंत्रण और तकनीकी विकास सभी ने सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदला। KHWND कस्टा किसानों का वर्ग सामाजिक रचना दिखाता है। अलाउद्दीन खलजी के बाजार नियंत्रण आर्थिक प्रशासन का उदाहरण है, जबकि पुल, ब्रिज और कपड़ा, टेक्सटाइल तकनीक राज्य के विकास और व्यापार को बढ़ते हैं। ये सब मिलकर मध्यकालीन भारत के समग्र आर्थिक ढांचे को दर्शाते हैं। मेन बॉडी। A. KHWND कस्टा पेजेंट्स। अर्थ और प्रकार। मुगल जमींदारी प्रणाली में किसानों को ख्वंद कस्टा और पैकस्ता में बांटा गया था। KHWND कस्टा वही किसान थे जो एक ही गांव में स्थायी रूप से बसते थे और वही खेती करते थे। भूमिका। ये राज्य के लिए निर्धारित कर आदान का स्थिर स्रोत थे। इनका गांव से जुदा रहना सामाजिक स्थिरता देता था। तुलना। पैकस्ता किसान घूमंतु या अन्य गांव में खेती करते थे, जबकि ख्वंद कस्टा स्थायी थे। संदर्भ। अबुल फजल के अकबरी जैसे ग्रंथ इन प्रकार के किसानों का उल्लेख करते हैं। बी. अलाउद्दीन खलजी के बाजार नियंत्रण उपाय। उद्देश्य। अलाउद्दीन खलजी ने दाम स्थिर रखने, संग्रह और मिलावट रोकने, और सैनिकों के लिए सस्ते सामान उपलब्ध करने के लिए कठोर नियम बनाए। प्रमुख उपाय। हर वस्तु, अन्न, कपड़ा, घोड़ा, गुलाम के दाम निर्धारित किए गए। जो व्यापारी दाम तोड़ते, अन्न पर कठोर दंड लगता। प्रशासनिक व्यवस्था। शाहना आय मंडी और मुशर्रीफ आय मंडी जैसे अधिकारी बाजार पर नजर रखते थे। परिणाम। इससे बाजार में न्याय और स्थिरता बनी रही, लेकिन खलजी के बाद ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई। सी. मध्यकालीन पुल, ब्रिज। महत्व। पुलों का निर्माण व्यापार और संपर्क के लिए अत्यंत जरूरी था। नदियों के ऊपर बने पुल साम्राज्य को जोड़ते थे। उदाहरण। अकबर के समय यमुना के ऊपर आगरा के पास सुंदर पुल बने। इनमें फारसी और सेंट्रल एशियन शैली का प्रभाव था। प्रभाव। पुलों ने आर्थिक एकीकरण, यात्रा और राज्य की सुरक्षा को बढ़ाया। ये राज्य के तकनीकी और संरचना के ज्ञान को दिखाते हैं। डी. कपड़ा तकनीक, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। महत्व। कपड़ा उद्योग मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। तकनीक। गुजरात, बंगाल और डेक्कन में सूत कटने और बुनाई की उन्नत तकनीकन थी। रंगाई और छपाई जैसे कला भी विकसित थी। नवी तकनीक। चरखा, ताना बना और सफाई के नए उपाय ने उत्पादकता बढ़ाई। वैश्विक प्रभाव। भारत के मुस्लिन, सिल्क और चिंस कपड़े यूरोप और एशिया में मशहूर हुए और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते थे। कंक्लूजन। ये चारों विषय, खेती का वर्गीकरण, बाजार नियंत्रण, पुल निर्माण और कपड़ा तकनीक, मध्यकालीन भारत के आर्थिक जीवन के मूल तत्वों को दिखाते हैं। KHWND कस्टा किसानों ने आर्थिक स्थिरता दी, अलाउद्दीन ने नियंत्रण के माध्यम से न्यायिक बाजार स्थापित किया, पुलों ने संपर्क और व्यापार को बढ़ाया, और कपड़ा उद्योग ने देश को वैश्विक व्यापार में लाया। इन सब से एक संगठित और प्रगतिशील समाज का निर्माण हुआ। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।